तो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर साजिद हैं, डॉक्टर मरियम हैं और डॉक्टर निवाल हैं। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर निवाल ने पहले ज्वाइन किया था, तो डॉक्टर निवाल से ही शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब आप पूछिए, कमेंट कीजिए क्विकली और डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कीजिए। जी डॉक्टर जी, निवाल। थैंक यू डॉक्टर अहमद। मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि एक हिस्टोरियोग्राफी में एक ये व्यू है कि जो मुस्लिम प्रोविंसेस के लीडर्स थे उनके पास कोई इतना इंसेंटिव नहीं था टू साइड विद जिन्ना, तो उन्होंने इसलिए साइड किया था जिन्ना के साथ क्योंकि उनको ये इंप्रेशन था कि जिन्ना वुड गारंटी देम मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, व्हिच इज व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, रादर देन एनी काइंड ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। स्पेशली वो उनको एक कांग्रेस की तरफ से एक थ्रेट था कि कांग्रेस central तो बात ये है, do आई you think गेट योर पॉइंट। that this is right, that Jinnah gave them the impression that they would get maximum provincial autonomy if they acceded to Pakistan? And if this was the case, then why did he change his mind? And why वेल is it बिकॉज that after Pakistan was created, there was this sort of unifying kind of thrust, which पाकिस्तान गया बन, सो व्हाई डिडंट जिन्ना गिव provincial autonomy that he had promised? He created 100 times more centralized state. मैंने तो बताया, हुकूमतें डिसमिस कर दी, जाके वहां कहा कि उर्दू होगी द ओनली लैंग्वेज। ये इंडिया में तो नहीं हुआ। सो जिन्ना यूज्ड आर्ग्यूमेंट्स to justify whatever position he was taking, and that two positions contradicted each other was no problem for him. He could change his position any time. मसलन ये भी कहा गया कि हम जो हैं प्रिंसली स्टेट्स, उनको हम उनकी इंडिपेंडेंस को मानेंगे। 11 अगस्त को कलात ने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को इंडिपेंडेंट, और 12 को पाकिस्तान ने रिकग्नाइज कर लिया। बट एज सून एज पावर वाज ट्रांसफर्ड, वी एक्सर्टेड all the pressure on the Khan of Kalat to accede to Pakistan. He resisted for a while, but ultimately he was overruled, और पहली अप्रैल 1948 को हमारे टैंक जो हैं वो कलात सिटी में चले गए। सो ही डिडंट कीप एनी प्रॉमिस दैट ही हैड गिवन व्हाइल ही वाज कन्फ्रंटिंग द कांग्रेस। और कांग्रेस की जो पोजीशन है, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी एक बकवास किस्म की आर्गुमेंट है। हाउ कैन यू फॉर्म अ मॉडर्न स्टेट विच डजंट हैव एन इफेक्टिव सेंटर? दुनिया में मुझे एक स्टेट बताएं कि सेंटर जो है वो बेबस है प्रोविंसेस पे, कि वो ही उसको पैसे दें, वो ही उसको चलाएं। देयर इज नो स्टेट ऑन अर्थ जहां पे सेंटर के पास इफेक्टिव पावर्स नहीं होती। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 की जो है, उसके अंदर 39 आइटम्स वर गिवन टू the center and 67 items were given to the provinces. So already the list for the provinces was a huge one as compared to the और उसके अंदर वो ये सारी जो है, कांग्रेस की पोजीशन ये थी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, हम लोगों के अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इंडिया में उन्होंने किया भी। पहले 17 साल जो हैं नेहरू की हुकूमत के, उसके अंदर बहुत सोशल रिफॉर्म किए गए। उसके अंदर औरतों को, हिंदू औरतों को प्रॉपर्टी में राइट दिए गए जो हिंदू लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरह जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में आई। हमने कौन सा प्रॉमिस किया था लोगों को जो पूरा किया? सो सेइंग कि ये अट्रैक्ट शायद उन्होंने ये कह के किया हो, बट द थिंग इज कि दिस इज ओनली द पार्शियल आर्ग्यूमेंट। ही कुडंट अट्रैक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि 94% मुसलमान था, और सिंध के अंदर भी ये हार गए थे आखिर तक। सिर्फ पंजाब के अंदर हुआ जहां पे सर सिकंदर के साथ इनका वो हो गया था एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट भी क्या थी? वो एग्रीमेंट यह थी कि नेशनल लेवल पे ये जो पंजाब यूनिस्ट पार्टी के मुस्लिम मेंबर्स हैं ये ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग, लेकिन पंजाब के अंदर हुकूमत पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की होगी जो कि इंटर कम्यूनल है। मुस्लिम लीग की तो सारी पॉलिटिक्स कम्यूनल थी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। लेकिन जब सर सिकंदर की डेथ हुई
तो इन्होंने खिजर हाट टिवाना को कॉर्नर कर दिया कि हमने तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं थी की। सो यहाँ जो पंजाब यूनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं वो तो सिर्फ मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग के हैं। सो ही वेंट बैक ऑन ऑल द वर्ड्स ही हैड गिवन। सो जिना की कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स अगर लेना शुरू करें तो देयर इज नो एंड टू हाउ मच he contradicted himself over time. जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साजिद साहब, जी साजिद साहब आप भी अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आप शेयर करते हैं और जो मेन स्ट्रीम हमारे जो नरेटिव है उससे चैलेंजिंग आपका नरेटिव है। अच्छा मेरा इस पे आपसे एक है कि ये जो आप 1945-46 के इलेक्शंस की बात कर रहे थे, नो डाउट इस्लाम इन डेंजर का स्लोगन यूज किया गया और रिलीजियस इडियम्स और सिंबल्स को इंडिया में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज किया गया है। वो खिलाफत मूवमेंट कांग्रेस ने भी किया, गांधी ने भी राम राज और सारे रिलीजियस इडियम्स के साथ अपने आप को लिंक किया ताकि वो जो इंडियन सोसाइटीज है, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, यहाँ पे जो पॉलिटिकल इडियम्स है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ट्रांसलेट करना मैसेज तक मुश्किल था। अच्छा मैं आपके साथ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थोड़ा सा करना चाहता हूँ। मसलन बंगाल में जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी सर, वो थी 123 बंगाल में मुस्लिम रिजर्व सीट और 115 सीट्स वॉन बाय मुस्लिम लीग इन बंगाल। जी जी 46 के इलेक्शन में ना, 46 जी 45-46 के इलेक्शन वो तो लैंडस्लाइड था हर जगह पे, लैंडस्लाइड। जी पंजाब में भी, और ये पंजाब में भी 86 में से 78 मुस्लिम लीग ने विन। इसी तरह से सर खैबर पख्तूनख्वा की 38 सीट्स में से जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स, टोटल 50 सीट्स थी, उसमें मुस्लिम रिजर्व 38 थी। 19 और 17 का कंपटीशन था बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एंड खुदाई खिदमतगर अलायंस। तो मुस्लिम सीट्स पे क्लोजली कॉन्टेस्टेड था। जनरल सीट्स जो बाकी रिजर्व सीट्स थी उनकी वजह से कांग्रेस को एज मिला और उन्होंने इजीली गवर्नमेंट फॉर्म की। सिंध में भी क्लोजली कॉन्टेस्टेड था। सिंध की जो 60 मेंबर्स की असेंबली थी, इसमें 27 और 26 के रेशो से मुस्लिम लीग अल्टीमेटली मिनिस्ट्री फॉर्म करने में कामयाब हुई, लेकिन ये क्लोजली कॉन्टेस्टेड, वहां पे रन ऑफ इलेक्शन हुआ। इसी तरह से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 30 सीट। तो सर कांग्रेस यहाँ पे मुस्लिम्स के वो हार्ट्स और माइंड्स को विन करने में फेलियर है कांग्रेस की। तो ये क्या डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं है पीपल्स का? आप उसको कहेंगे जी रिलीजियस इडियम्स के अंडर मोबिलाइजेशन हुई है और इसको मिसयूज किया गया है, वो तो दोनों साइड्स पे मिसयूज है। और रिलीजियस लीडरशिप क्यों नहीं यूज कर सकी, और सेकुलर लीडरशिप ने कैसे उस रिलीजियस इडियम्स को अपने साथ लिंक करके पीपल को, अल्टीमेटली तो ये डेमोक्रेटिक चॉइस है कि पाकिस्तान के नारे पे उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और लोगों ने उन्हें वोट दे दिया। जैसे कांग्रेस के पास मैंडेट है कि इंडिया रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, दे वर लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट यूनाइटेड इंडिया। मुस्लिम लीग ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उनको पॉपुलर सपोर्ट मिली, और जो ग्लोबली एक्नॉलेज प्रिंसिपल्स हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अल्टीमेटली लोगों के हाथ में है, उनकी डेमोक्रेटिक चॉइस है, जिस चॉइस को ऑप्ट करेंगे उसको मानना पड़ेगा। तो प्लीज इस पे सर कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले मेरे ख्याल से ये कहना कि कांग्रेस ने रिलीजियस स्लोगन्स इस्तेमाल किए मैसेज को मोबिलाइज करने के लिए, ये बुनियादी तौर पे गलत है, क्योंकि रिलीजन का इस्तेमाल गलत नहीं है, रिलीजन फॉर व्हाट, इसके इस्तेमाल की बात हो रही है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने मुसलमानों के कहने के ऊपर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। ये तो मुसलमान उनके पास गए थे कि अगर आप हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो अंग्रेज जो है आखिरी निशान मुसलमानों का वो ख़त्म कर रहे हैं। सो विदाउट योर सपोर्ट वी कांट लॉन्च अ मैस मूवमेंट। तो गांधी जी वहाँ पे जो साथ आए वो तो मुसलमानों को साथ कैरी करने के लिए, उसकी वजह क्या थी कि 1909 के बाद, ये क्या हो गया यार कोई, हाँ, 1909 के बाद मुसलमानों को अंग्रेजों ने अलग कर दिया था फ्रॉम द नेशनल पॉलिटिक्स बाय गिविंग देम सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो मुसलमान ही इलेक्ट करते थे।
ये तो अंग्रेज की मूवमेंट है या उसकी चाल कह लें आप, कि मुसलमानों को फोर्स किया गया कि यू कांट बी पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा 1937 में जब ये बिहार में हुकूमत बनी पहली कांग्रेस की, तो महात्मा गांधी को वहां बुलाया गया। उस जमाने में बिहार की जो पॉपुलेशन मुसलमानों की थी वो 12% थी। तो वहां उनसे पूछा गया, जी आप राम राज की बात करते रहे हैं, व्हाट इज राम राज? तो वो भी मैंने कोट किया है। उन्होंने कहा है कि आई मे नॉट कोट लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड राम बिकॉज दे आर नॉट हिस्टोरिकल फिगर्स, बट प्रॉफिट मोहम्मद, the Caliph Abu Bakr and especially Umar are leaders who ruled the world, but they were accessible to common people. Follow those examples. Ram Raj का मतलब है ethical government, a government bound by morality. It didn't mean कि हिंदू राज होगा। ये तो हिंदुओं ने महात्मा गांधी को कत्ल किया है यार, ये मुझे रिपीट करने की जरूरत क्या है? एंड आप कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो 45 एग्जैक्टली इन्होंने टू नेशन थ्योरी को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया, और इन्होंने लोगों के डर जो पैदा किया था कि अगर हम मिल के रहेंगे हिंदुस्तान में तो ना इस्लाम रहेगा और ना मुसलमान रहेंगे। प्लस लैंडलॉर्ड्स को एश्योर किया कि जब तक आप मुस्लिम लीग में नहीं आएंगी आपकी जिम्मेदारी नहीं बचेगी। और आज तक पाकिस्तान के अंदर आप नेशनल असेंबली देख लें और प्रोविंशियल असेंबली देख लें, कौन लोग ओवर रिप्रेजेंटेड होते हैं? हाँ जी। तो ये कहना कि मजहब का इस्तेमाल हुआ है इज ओनली पार्शली करेक्ट। और एक और बात, मैं सैयद अहमद सईद किरमानी की स्टेटमेंट जो है 46 में, वो कहते हैं मैं गया दिल्ली के अंदर, शाम का वक्त था, तो पता लगा कि महात्मा गांधी जो है उनकी प्रेयर मीटिंग हो रही है। तो प्रेयर मीटिंग में सबसे पहले कुरान शरीफ से आयतें पढ़ी गई, उसके बाद बाइबल से, और उसके बाद गीता से। तो महात्मा गांधी की अप्रोच ऑन रिलीजन वाज कि हर मजहब के अंदर जो इंसानियत को करीब लाती है आप वो बात करें। जिन्ना साहब ने मजहब को इस्तेमाल किया लोगों को डिवाइड करने के लिए। तो बाकी इलेक्शन रिजल्ट पे तो मेरा कोई इतराज नहीं है। आफ्टर ऑल हिटलर ने भी तो इलेक्शन ही गॉट इलेक्टेड टू कम टू पावर, और अब मोदी भी इज यूजिंग रिलीजन टू कम टू पावर। तो क्या अगर वो मुस्लिम माइनॉरिटी को वहां ऑपरेशन की पॉलिसीज करें तो हम उसे डेमोक्रेटिक एक मान लें? ओनली टेक्निकली इट्स डेमोक्रेटिक। Technical democracy and democracy in substance are two very different things. Democracy means respect of the individual, individual rights versus community and state, minority rights versus majority right to rule, minority right to be ready to rule if the majority loses its majority in the house. ये है democracy. Democracy is not a ritual only to go and vote on a program which is basically undemocratic. So I don't think what you are saying is an indication of democracy in the substantive sense. It's only a technical point you are making and that is correct. उसको तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जिस बुनियाद पे हिंदुस्तान की तकसीम की गई, और एक और बयान आप देख लें कि मजहब का इस्तेमाल ये करते हुए इन्होंने क्या किया। 30 मार्च 1941 को कानपुर के मुसलमानों ने जब इन्हें घेर लिया जिन्ना साहब को, तो उन्होंने कहा कि आप जहां ये पाकिस्तान डिमांड कर रहे हैं 40 रेजोल्यूशन के बाद, वहां तो पहले ही पाकिस्तान है, सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो हमारा क्या बनेगा? तो जिन्ना को मैंने कोट किया कहते हुए कि आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स experience martyrdom and gets smashed. These are his words. In order to liberate 7 crore from the tutelage of Hindu Congress. तो उन्होंने मजहब को इस्तेमाल जिस तरीके से किया वो डिवाइसिव तरीके से किया। गांधी जी ने अगर मजहब को इस्तेमाल किया है तो लोगों को यकजहती के लिए किया। The two ways of using religion, if at all we can say this is using religion or let's say ethics,
are entirely diametrically opposite to one another. ठीक डॉक्टर साहब, चलते हैं, बहुत से दोस्त हैं सवाल करना चाह रहे हैं, पहले डॉक्टर मरियम की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इंडीड, इट वाज अ रियली ग्रेट बुक, बहुत बड़ी एफर्ट है ये, क्योंकि इट गिव्स एन अल्टरनेटिव नैरेटिव ऑफ जिन्ना, विच इज बेसिकली जो यहाँ इस वक्त नैरेटिव प्रिवेल्ड है या सिस्टम जिसको हम फॉलो करते हैं, जो राइज है, उसके अगेंस्ट जाके ये किताब का एस्पेक्ट है, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच गिव्स अनदर पर्सपेक्टिव। और रिसर्च के अंदर होती है यही खूबसूरती है कि मल्टीपल रियलिटीज होती है, डिपेंड्स हाउ द ऑथर बेसिकली जस्टिफाइड दैट his narrative through rational arguments. So, but my perception of the book was a bit different. जिस तरह मैंने इस किताब को लिया है, मुझे ये किताब जो है Jinnah's 4 phases, for example, though it was written about it, very familiar trajectory है, the 4 phases of Jinnah, and the author himself spoke that कि ये 2 phases तो mentioned है, लेकिन इसके अंदर 4 phases आते हैं Jinnah के. So I found that as a political scientist, I found that कि जो ये 4 phases हैं, it's are very beautifully defines a charismatic political leadership or its evolution, जिसकी वजह से वो transformation आई. At the end of the day, what I have analyzed, that he succeeded in making a state for Muslims despite of a very hard resistance for the major population of the Hindu majority in India. So this was a success. और अब इसके success के अंदर जो सारे factors हैं, whether it's negative or positive, I felt it's kind of political evolution of a charismatic leadership. मेरा ये ख्याल है कि political science, politics होती क्या है basically? It's basically to achieve your objective. Jinnah means obviously he was a politician, he was a learned man, he knew the politics at that time, and he knew how to play and get his objective done. So at the end of the day, as a political scientist, I really believe that this evolution was marvelous explained by the author, and मेरी perception इसके बारे में बिल्कुल negative नहीं है. I really felt very positive about it. और कैसे होते हैं politicians, और leaders कैसे होते हैं, और उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था ना कि वो एक सेपरेट स्टेट बना सके, एंड ही बेसिकली गेन दैट ऑब्जेक्टिव.
लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 1944 में लॉर्ड वेवल ने महात्मा गांधी को वहां से जेल से रिलीज किया कि भाई जाके जिन्ना साहब से आप बात कर लें, अगर आप दोनों अग्री करें कि जब हम ट्रांसफर करेंगे पावर तो हाउ कैन यू, क्या होगा। सो 19 times गांधी एंड जिन्ना मेट एट जिन्ना साहब्स प्लेस इन बॉम्बे। बाद में सारी दुनिया वेट कर रही थी कि ये दोनों अग्री कर जाएंगे कि कोई फॉर्मूला निकाल लेंगे कि पीसफुली हो जाए काम। दे फेल्ड। और जिन्ना साहब ने क्या पोजीशन ली, उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि चलें अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं उन इलाकों में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है तो हम वहां प्लेबिसाइड करा लेते हैं ताकि जो लोग वहां रहते हैं उनकी राय ले लें क्या वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या नहीं। तो जिन्ना साहब ने कहा कि यस प्लेबिसाइड, बट ओनली मुस्लिम्स विल वोट इन द प्लेबिसाइड। नाउ हाउ इज दैट ए रैशनल argument at all? If Hindus and Sikhs living in Punjab or Bengal don't want to be in Pakistan because you as a minority don't want to live with Hindus, तो उनको हक नहीं है कि वो प्लेबिसाइड में हिस्सा लेते। जिन्ना साहब को पाकिस्तान शायद पीसफुली भी मिल जाता अगर इस बात पे अग्री कर जाते कि वो इलाके पंजाब के और बंगाल के जो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है वो अलग अगर होना चाहें तो वो हो सकते हैं। he rejected that till the 15th of May 1947। लेकिन बाद में फिर जब ये हुआ तो इतना खून खराबा इसीलिए हुआ कि रेड क्लिफ लाइन के इर्द गिर्द जो लोग थे मिलियंस में दे वर ऑन द रॉन्ग साइड। तो मैं समझता हूँ इसको भी आप जेन में रखें। दूसरा सवाल मुझे शायद भूल रहा है, तो इफ वी कैन स्किप। हाँ, एक ही सवाल था, एक कमेंट था डॉक्टर साहब का, क्वेश्चन यही था। तो आगे तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल मैं भी करता, लेकिन पहले बाकी दोस्तों से सवाल लेते हैं, मैं आखिर पे। जी।